साइकोलॉजी पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर संभव क्लासेस की तरफ से स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और आज हम अगले आधे घंटे में हम साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, बड़े मज़ेदार तरीके से और बड़े ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करते हुए। तो चलो हम फटाफट शुरुआत करते हैं अपनी साइकोलॉजी के जो टॉपिक था, जो इससे पहले वाले वीडियो में आधा रह गया था, उसी से स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि साइकोलॉजी में जो पहला जो आपने टॉपिक छोड़ा था वो क्या था? बाल विकास पे हम चर्चा कर रहे थे। बाल विकास में आपने पढ़ा था कि बाल विकास क्या होता है और विभिन्न विद्वानों का विभाजन वो आपने पढ़ा था। आज मैं आपके लिए बाल विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु लाया हूं, जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि आखिर बाल विकास या अभिवृद्धि है, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनका एक भाग हम आज पढ़ेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बाल विकास के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पे हम चर्चा करेंगे कि बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। सिद्धांत कौन कौन से? किसके सिद्धांत? विकास या अभिवृद्धि के सिद्धांत। ध्यान से समझना कि विकास या अभिवृद्धि, इसके सिद्धांत क्या क्या है, बड़े मोस्ट है। जहां मैं मोस्ट बोलूं वो काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से एक सवाल देखने को मिलता है लगभग एग्जामों में कि अभिवृद्धि के विकास इनमें से कौन सा नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये कैसे है, इस पर चर्चा आज हम करेंगे। तो फटाफट देखो, बाल विकास या अभिवृद्धि का सिद्धांत कौन सा है? पहला जो सिद्धांत है वो विकास की दिशा का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास एक दिशा में होता है। इस जो नाम है सिद्धांत का वो बड़ा सिंपल सा है, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो नाम है पहला, विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत। और मैं जहां तक मानता हूं ये जो पहला सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें दो शब्दावली जो आएगी वो काफी महत्वपूर्ण है। समझना इस बात को कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। कोई भी बच्चा होता है, बच्चे की बात करेंगे हम, बूढ़ों की बात नहीं करेंगे। तो अपना स्टडी में भी बाल विकास की चर्चा करें तो केवल बालकों के अध्ययन करेंगे हम। तो बालकों का जो विकास होगा उसकी एक निश्चित तय दिशा होती है, उसी में विकास होता है। यूं नहीं कि हर दिशा में कहीं विकास हो जाए। उस डायरेक्शन में कोई भी बच्चा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब बच्चों का विकास के लिए एक निश्चित दिशा होती है और वैसे ही विकास होता है। तो विकास की दिशा के सिद्धांत में आप समझना कि विकास की दिशा दो प्रकार की होती है। उन दोनों का नाम बड़े मोस्ट है, आप याद रखना। पहला होता है मस्तक बोधमुखी विकास। मस्तक बोधमुखी विकास। मस्तक बोधमुखी विकास, ठीक है। और दूसरा जो है उसका नाम है केंद्र से परिधि की ओर। दूसरा विकास कहां होता है? केंद्र से परिधि की ओर। परिधि की ओर। नाम देखो, पहला सिद्धांत वापस मैं बता दूं कि विकास एक निश्चित दिशा में विकास होता है और इस विकास की जो दिशा है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होती है मस्तक बोधमुखी विकास और एक होता है केंद्र से परिधि की ओर। नाम से पता चलेगा मस्तक बोधमुखी, इसका मतलब ये होता है कि चाइल्ड में विकास जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? सिर से लेकर, ये सिर है, मैं एक डायग्राम बना दूं कि जैसे पहले विकास जो होता है, ये मैं आंखें बना दिया, ये मुंह बना दिया, और यहां से स्टार्ट होता है और वो चलता कहां तक है? पैरों तक। मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो विकास होता है वो मस्तक बोधमुखी विकास कहलाता है।
और केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर जहां रीढ़ की हड्डी होती है वहां से केंद्र, ये रीढ़ की हड्डी, ये हमारा शरीर है, तो बीच में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से चारों तरफ जो विकास, हाथों में भुजाओं की तरफ जो विकास होता है उसका बोलते हैं केंद्र से परिधि की ओर। ध्यान से समझना है, मैं आपको चित्र दिखाता हूं कि बालक में क्या होता है। पहला जो सिद्धांत था मस्तक बोधमुखी विकास, जिसको कहा गया है, कुपुस्वामी एक विद्वान थे जिन्होंने कहा था, एक अंग्रेजी का जो टर्म्स है वो काम में ले रहा हूं, उसको बोलते हैं सिफेलोकोडल। नाम याद रखना, सिफेलोकोडल मोस्ट है, सिफेलोकोडल बहुत मोस्ट नाम है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कलर चेंज कर लिया मैंने, ये सिफेलो, ये भी मजा नहीं है कलर में, सिफेलो, ये याद रखना, सिफेलोकोडल अंग्रेजी टर्म्स है, सिफेलोकोडल। इसका मतलब क्या होता है, सिर से लेकर पैर तक। दूसरा नाम इसका ये भी कह सकते हो मस्तक बोधमुखी विकास, मस्तक बोधमुखी कह दो या सिफेलोकोडल, मस्तक बोधमुखी, बोधमुखी। किसने नाम दिया था, कुपुस्वामी, एक भारतीय विद्वान थे कुपुस्वामी। तो उन्होंने जो विकास के 2 चरण थे, इसी पे मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दूंगा कि पहले बच्चे का विकास कहां से होता है, सिर का विकास होता है, और उसके बाद में वो विकास होते होते हाथ और पैरों और हाथ तक जाता है, हाथों से होकर पैरों तक जाता है। तो इस डायग्राम में देखना कि जब बच्चा पेट में होता है, 2 महीने का हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, सिर। चित्र को देखना, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, सिर। लगभग 50% शरीर का होता है वो सिर होता है। धीरे धीरे शरीर के बाकी अंगों का विकास होता है और शरीर के जो मस्तिष्क है वो परसेंटेज में बाकी शरीर से छोटा होने लगता है, और ये जन्म के समय लगभग हो जाता है 30% के लगभग। और जब ये और बड़ा बच्चा होता है, वयस्क होने लगता है, तो ये मात्र 12% तक रह पाता है। तो पहली बात कहने की हुई कि सबसे पहले विकास किसका हुआ, सिर का। अब इस आगे वाले डायग्राम में देखो कि ये बाकी शरीर विकसित नहीं था इसका, लेकिन पहले सिर का विकास हुआ, उसके बाद में शरीर का इसका विकास हुआ, उसके बाद में पैरों का विकास हुआ। देखो पैरों का विकास और हाथों का विकास हुआ। तो ये क्या हुआ कि हमारा विकास है, बालक का विकास है, वो कहां से कहां चलता है, सिर से लेकर ऊपर से स्टार्ट होता है, पैरों तक चलता है, और इसी को बोलते हैं सिफेलोकोडल। ध्यान से समझना, ये कई बार अंग्रेजी टर्म्स पूछ ली जाती है, सिफेलोकोडल क्या है। तो ऐसा विकास बालक का, उस विकास को सिफेलोकोडल बोलते हैं जब विकास सिर से स्टार्ट होकर कहां तक चला जाता है, पैरों तक, ऊपर से नीचे तक का जो विकास होता है उसको बोलते हैं सिफेलोकोडल या मस्तक बोधमुखी विकास। दूसरा जो बात मैं कर रहा था उसका नाम था समीप दूराभिमुखी, केंद्र से परिधि की ओर। ध्यान से समझना, केंद्र से परिधि की ओर। दूसरा विकास का क्या एक दिशा का सिद्धांत था, उसमें दूसरी जो टर्म्स काम में आती है वो होती है केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। इसके एक और नाम है जिसको दूसरा नाम यह भी कहते हैं समीप से दूरस्थ या समीप से दूरस्थ। देखो चर्चा समझेंगे इसको, दूरस्थ। और इसका अंग्रेजी नाम है वो बहुत मोस्ट है प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल। तीनों नाम आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, केंद्र से परिधि की ओर कह लो, समीप से दूरस्थ की ओर कह लो या प्रोक्सिमो डिस्टल कह लो, ये तीनों टर्म्स काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी बालक का विकास, जो विकास की दिशा क्या होगी कि जब बालक की जो रीढ़ की हड्डी है, पहले वो रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद में उसकी भुजाओं का विकास होगा। रीढ़ की हड्डी से ये भुजाएं आ गई, भुजाओं के बाद में उसकी
लास्ट में हाथ का विकास होगा, कोहनी का विकास होगा, और लास्ट में क्या होगा, उनकी उंगलियां का विकास होगा। उंगलियों का विकास से देखो समझना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी एक्टिव होती है, वो केवल इधर उधर डोलता है। उसके बाद में जब उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो उसका क्या करने लगते हैं, हाथ हिलने लगते हैं, हाथ हिलने, फिर और उसकी उम्र थोड़ी और बढ़ती है तो उसकी यहां से हाथ हिलने लगता है। पहले तो यहां से हिल रहा था, अब उसके बाद में कहां से हिलने लग गया, उसका डेवलपमेंट हो गया यहां से, और उसके बाद में आते आते उसकी उंगलियां, तो कहां से स्टार्ट हुआ, समीप से दूरस्थ की ओर कह दो, या केंद्र से परिधि की ओर, परिधि देखो अर्थ की इस तरफ है ना, तो परिधि की ओर होता है। या इसका अंग्रेजी जो कुपुस्वामी विद्वान थे उन्होंने अंग्रेजी टर्म्स भी काम में ली थी, प्रोक्सिमो डिस्टल। तो प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद में हाथ का विकास होते होते उंगलियों तक विकास चलता है, तो इसी को बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। नाम याद रखना, प्रोक्सिमो डिस्टल, और पहले का क्या नाम था, सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल कई बार एग्जामों में पूछा गया है। यह था आपका पहला सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, सबसे मोस्ट। दूसरा जो सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे कि दूसरा सिद्धांत है कि विकास की गति व दर एक सी नहीं होती। दूसरा सिद्धांत है कि विकास की गति व दर एक सी नहीं होती है। क्या नहीं होती, दर एक सी नहीं होती, नहीं होती। इसमें आपको क्या समझना है कि कोई भी बालक होता है, कोई भी बालक जो होता है उसका जब विकास होता है वो हर एक अवस्था में एक सा नहीं होता। जैसे आपने अवस्थाएं पढ़ी थी कि एक होता है गर्भावस्था, एक होता है शिशु अवस्था, एक होती है बाल्यावस्था और एक होती है किशोरावस्था। मोटे मोटे में देख लूं कि शैशवावस्था, एक होती है, इसके बाद में आती है बाल्यावस्था, और एक होती है किशोरावस्था। मोटे तौर से मैं बता दूं आपको, ये किशोरावस्था, ठीक है। अब क्या कह रहा है दूसरा सिद्धांत, ये कहता है कि जो भी डेवलपमेंट या विकास होता है वो इन तीनों चरणों में एक सा नहीं होता। विकास की दर शिशु अवस्था में बहुत ज्यादा होती है, बाल्यावस्था में कम होती है, किशोर अवस्था में बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद की उम्र में उतनी नहीं होती। अर्थात विकास ऐसे चल रहा है, शिशु होता है उसका बहुत जल्दी विकास होता है, बच्चा बहुत जल्दी विकास, शारीरिक अंग बहुत जल्दी विकसित होने लगते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से विकास होने लगता है। बाल्यावस्था में खेलता कूदता है, उस टाइम उसका ज्यादा उतना विकास नहीं होता है धीरे धीरे। ये नहीं है कि नेगेटिव है, ये स्थिर को ये मत समझना कि कोई नेगेटिव विकास हो रहा है, होता है, लेकिन यहाँ इतना हुआ तो यहाँ थोड़ा कम होगा। और फिर किशोरावस्था में विकास की दर क्या हो जाती है, तेज। तो कहने का मतलब है कि जो विकास की जो दर है या गति है, स्पीड है, बड़ी तेजी से, शैशवावस्था में बड़ी स्पीड उसकी तेज होती है, विकास बहुत जल्दी जल्दी होता है उसका विकास। छोटा सा बच्चा जो जन्मते ही कुछ नहीं कर पाता, उसका बड़ी तेजी से हाथ पैर फैलने लगते हैं, बच्चे में एनर्जी बहुत होती है, बच्चा कूदने लगता है, बच्चा देखने लगता है, समझने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो ये ज्यादा दर बहुत स्पीड तेज होती है। बाल्यावस्था में उतनी स्पीड नहीं होती, फिर किशोरावस्था में वापस उसकी विकास की दर है वो तेज होती है। दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत पे बात करें, तीसरा जो सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत, कि विकास की एक निश्चित क्रम होता है, विकास क्रम का सिद्धांत याद रखना, विकास क्रम का सिद्धांत। आपको वैसे रट्टा नहीं, विकास क्रम का सिद्धांत रट्टा नहीं मारना, अपने को समझना है, क्योंकि सवाल अपने डिस्क्रिप्टिव नहीं आते, ऑब्जेक्टिव आते सिद्धांत। तो विकास क्रम का सिद्धांत कि विकास का एक क्रम होता है, दिशा तो होती ही होती है, स्पीड भी अलग अलग होती है, दिशा भी अलग अलग होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक विकास का एक क्रम भी होता है। क्रम कैसे होता है उसको एक मैं शॉर्ट में लिखूं, LSRW। इस सिद्धांत को बोल LSRW। मतलब क्या हुआ कि बच्चा पहले क्या करेगा, LSRW
आर और डब्ल्यू। एल का मतलब होता है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है बच्चा पहले क्या करता है, सुनता है। उसका विकास पहले केवल सुन सकता है, फिर देख सकता है, फिर रीड कर सकता है, और फिर क्या कर सकता है, राइट कर सकता है। मतलब छोटे बच्चों को देखा होगा आपने कि छोटा बच्चा क्या करता है, पहले लिसनिंग सीखता है। छोटा सा बच्चा पहली क्लास में आया तो वो सबसे पहले यूं नहीं कि वो किताब पढ़ना चालू कर देगा, ये नहीं कि वो लिखना चालू कर देगा, वो पढ़ने लग जाएगा, ये नहीं। एस का मतलब, एल का मतलब देखो वापस इंग्लिश टर्म्स लिखी हुई है। एल का मतलब होता है लिसनिंग, एस का मतलब होता है स्पीकिंग, आर का मतलब होता है रीडिंग, डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। ये एक क्रम होता है कि बच्चा पहली क्लास में जब आता है तो वो क्या करता है, सुनता है। केवल क्या करता है, सुनता है। छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो बोलता नहीं है, तो पहले क्या करता है, छोटा सा बच्चा सुनता रहता है। फिर क्या होता है, स्पीकिंग, वो क्या क्या करता है, बोलने लगता है, बोलने लगता है। फिर क्या करता है, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रीडिंग, फिर वो पढ़ने लगता है, और फिर क्या होता है, लास्ट में वो लिखने लगता है। इसी क्रम से किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसने पहले तो लिखना सीखा फिर उसने पढ़ना सीखा। पहले क्या करता है, कोई भी बच्चा पढ़ना सीखता है, उसके बाद में ही लिखना सीख सकता है। पहले कोई बच्चा बोलना ही नहीं सीखा और पढ़ना सीख गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक निश्चित एल के बाद में एस, एस के बाद में आर, आर के बाद में डब्ल्यू। ये क्या कहलाता है, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में चलता है, इसको बोलते हैं एल एस आर डब्ल्यू। या यूं कहो कि विकास का एक क्रम होता है। क्रम कैसे, कि पहले गर्भावस्था आएगी, फिर शेषवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोर अवस्था आएगी, धीरे धीरे वृद्धावस्था आएगी। ये तो नहीं है कि सीधा जन्मा और सीधा कहाँ चला गया, बीच की स्टेज खा गया और कहाँ चला गया, सीधा वृद्धावस्था में नहीं जा सकता। समझ रहे हो ना, सीधा जन्मते बूढ़ा थोड़ी हो जाएगा वो, तो वृद्धावस्था नहीं आ सकती। वैसे LSRW में मतलब है पहले वो क्या, लिसनिंग सुनेगा, फिर स्पीकिंग बोलेगा, फिर रीडिंग पढ़ेगा, फिर राइटिंग लिखेगा। ये एक निश्चित क्रम में होता है। ये तीसरा सिद्धांत कहलाता है विकास क्रम का सिद्धांत। पहले बाल्यावस्था, शेषवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, एक क्रम से होगा। तो ये क्या कहलाता है, विकास क्रम का सिद्धांत। समझ में आ रहा है कुछ। अगला जो सिद्धांत है वो परस्पर संबंधता का सिद्धांत है, परस्पर संबंधता का। चौथा सिद्धांत जो है उसको बोलते हैं परस्पर संबंधता का सिद्धांत। परस्पर संबंधता का सिद्धांत क्या है कि बालक का जो विकास होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। ठीक है, जैसे विकास संबंधता कैसे कि शारीरिक विकास, ठीक है, समझना। देखो इस बात को बड़ी मजेदार है। शारीरिक विकास होता है, उसके बाद में मानसिक विकास भी इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मानसिक विकास, और उससे मानसिक विकास से क्या जुड़ा हुआ है, सामाजिक विकास जुड़ा हुआ है। और सामाजिक विकास से क्या जुड़ा हुआ है, सामाजिक विकास, और उसी से जुड़ा हुआ है संवेगात्मक विकास। ठीक है, अब जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसका मन मानसिक स्तर भी ठीक हो,
और जिसका शरीर ठीक होगा, मानसिक स्तर ठीक होगा, उसका उसी बच्चे का सामाजिक विकास होगा। और जिनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी। मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। शरीर कमजोर है और मानसिक रूप से अच्छा है, ऐसा नहीं होता। कि बड़ा दुबला पतला बीमार रहता है, उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, ऐसा नहीं होता। शरीर स्वस्थ है तो मानसिक स्तर ठीक होगा, ये दोनों ठीक है तो सामाजिक, समाज में 14 ठीक करेगा। वो बीमार है, टीबी का पेशेंट है, तो वो सामाजिक विकास उसका नहीं हो सकता, वो तो कमरे में पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जो विकास के जो चरण है, आयाम है, वो आपस में क्या है, विकास के जो क्षेत्र है वो आपस में क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, जुड़े रहते हैं। इसी सिद्धांत को बोलते हैं परस्पर संबंधता का सिद्धांत। समझ में आया कुछ? एक चीज होगी तो दूसरी होगी, और दूसरी होगी तो तीसरी होगी। ये नहीं है कि तीसरी अकेली हो जाए, कि उसका तो क्या है, मानसिक सामाजिक विकास हो गया, उसका तो दिमाग भी काम नहीं था, पागल था, और वो शरीर से तो बिल्कुल बीमार था, और वो समाज में पंचायती करते फिर रहा है, उसका सामाजिक सर्किल अच्छा हो। ऐसा नहीं हो सकता। वो स्वस्थ है, उसका दिमाग ठीक है, तब सामाजिक विकास होगा। और सामाजिक विकास होगा तो अंदर के जो विचार है वो भी बड़े संतुलित, व्यवस्थित होंगे, तो संवेगात्मक विकास होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, संवेगात्मक विकास क्या है। तो इसी सिद्धांत को बोलते हैं परस्पर संबंधितता का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की। पांचवा सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत पांचवा सिद्धांत है, कोई मोस्ट नहीं है, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत बड़ा छोटा सा सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत ये बड़ा छोटा सा सिद्धांत है। इसमें आपको केवल इतना सा समझना है कि जब बच्चा गर्भ में होता है वहां से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, और पूरी उम्र जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक उसका विकास होता है। गर्भ से लेके मृत्यु तक चाहे उसकी स्पीड जरूर अलग अलग होती है, लेकिन ये विकास चलता रहता है। आप आज बैठे हो, आज इस क्लास को देख रहे हो, तब भी आपका विकास हो रहा है, कल भी आपका विकास हुआ था, और नेक्स्ट कल में भी आपका विकास डेफिनेट। आपसे बिल्कुल आपने पढ़ाई नहीं की हो, अच्छा काम नहीं किया हो, तो भी कुछ ना कुछ आपने सीखा है। आपने कुछ सीखा नहीं है तो शरीर की अभिवृद्धि हुई होगी, लेकिन ये विकास रात दिन कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। यही विकास का क्या कहलाता है, निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर होता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो छठे नंबर पे क्या है सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है कि छठा सिद्धांत है एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है जैसे एक ही अंग है उसका पूरे का विकास होता है धीरे धीरे। जैसे आपने पढ़ रखा है कि भुजा का विकास होता है, भुजा के बाद में कलाई का विकास होता है, कलाई के बाद में उंगलियों का विकास। पूरा का पूरा विकास क्या है, एकीकृत है। पूरे जैसे एक हाथ का विकास होगा तो हाथ का पूरे का विकास आपस में जुड़ा हुआ है। अंतिम जी अंगुलियां हिलने लगी तो ये पूरा क्या हो गया, एक अंग का एकीकृत विकास हो। वैसे शरीर की आंख का विकास हुआ, कान का विकास हुआ, नाक का विकास हुआ, तो पूरे शरीर के जो विकास होंगे वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और इसी सिद्धांत को बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एक और जो मोस्ट है सातवां थोड़ा सा ध्यान से समझना, सातवां सिद्धांत है। सातवां सिद्धांत का नाम है कि विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है या चक्राकार। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार या वर्तुलाकार कह दो या चक्राकार कह दो, एक ही बात है, चक्राकार। कैसे होता है ध्यान से समझना कि चक्कर में मत पड़ जाना कि अपने को चक्कर आने लग गए। वर्तुलाकार या चक्राकार। वर्तुलाकार कैसे होता है कि जैसे ऐसे होता है विकास, ऐसे। जैसे यहां से विकास प्रारंभ किया, देखो यहां छोटा, फिर और बड़ा हो रहा, फिर और बड़ा हो रहा, फिर और बड़ा हो रहा, फिर और बड़ा हो रहा। विकास ऐसे नहीं होता, सीधा ऐसे नहीं होता, वर्तुलाकार यूं। तो विकास यहां से प्रारंभ किया तो फिर आगे बढ़ा, फिर वापस नीचे आया,
नीचे में देखो क्या होता है, जैसे शरीर बड़ा होता है तो कुछ समय के लिए वापस इसको बेक आके क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा भी होने लगता है। कुछ जो वृद्धि है वो रुक जाती है उसकी, ध्यान से समझना इसको, कि कुछ वृद्धि वापस नेगेटिव भी होती है और उसके बाद में क्या होती है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि शरीर में यदि वृद्धि ज्यादा हुई है तो कुछ समय उसको सुदृढ़ करने के लिए भी लगेगा, इसको बोलते हैं सुदृढ़ीकरण। यहां जो नीचे आ रहा ना, इसको बोलते हैं सुदृढ़ होता है। जो भी विकास होता है, विकास हुआ फिर उस चीज को सुदृढ़ किया। जैसे आपको मैं बताऊं कि आपने कोई चीज पढ़ी, आपने कोई चीज पढ़ी तो फिर थोड़ा सा समय उसको याद करने में भी लगेगा। जैसे अभी आप क्लास देख रहे हो तो ये आपका क्या है यहाँ, उसके बाद में आपको वापस इसका मनन करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए थोड़ा सा वापस टाइम लगेगा, फिर आप पढ़ोगे, फिर वापस आपको सुदृढ़ करने में टाइम लगेगा। तो ये जगह है, उसको बोलते हैं सुदृढ़ के लिए समय लगता है। इसमें कोई भी चीज सुदृढ़ होती है वो समय लगता है। जैसे एक ने बोरी उठाई, पहले बहुत जोर है, लेकिन धीरे धीरे उस प्रैक्टिस से बोरी क्या होती है, वजन की वो जो कट्टा है या वजन है वो क्या है, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस के लिए टाइम, सुदृढ़ के लिए टाइम लगेगा। वैसे ही पढ़ाई में भी यही प्रोसेस चलता है। यूं विकास देखो और बड़ा होगा, लेकिन फिर सुदृढ़ करना पड़ेगा, फिर विकास होगा, फिर सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार दिशा में होता है। ठीक है, अगला एक सिद्धांत है, वो इसका सिद्धांत है वंशाक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। वंशाक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, 8वां जो टॉपिक है वंशाक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। की अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, कि जो अपना किसी भी बच्चे का विकास होता है उस पर दो चीजें बड़ी प्रभावित करती है उसको, एक तो वंशाक्रम और एक वातावरण। कहते हैं कि एक पिताजी बहुत कमजोर थे, एक समझना एक उदाहरण, कि एक पिता बहुत मरियल दुबले पतले थे, तो उसकी पुत्र कैसा होगा, दुबला होगा, क्योंकि जींस में उसके ये दुबला हुआ। लेकिन जरूरी नहीं है, उसने बाद में बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, बहुत प्रयास किया, कुछ उसका वातावरण ऐसा था कि वो क्या हो गया, थोड़ा मजबूत भी हो गया, पिता से मजबूत हो गया, या उसका शरीर हष्ट-पुष्ट हो गया। तो ये दो चीजें प्रभावित करती है। इन दोनों चीजों का प्रभाव, दोनों जब क्रियाएं करती है तो विकास प्रभावित होता है। जैसा वातावरण मिलता है, एक पिता चोर थे, उसका बेटा जरूरी नहीं है, उस बेटे को केवल वंशाक्रम मिला तो वो क्या होगा, पिता के साथ उसमें चोरी की भावनाएं पैदा हो सकती है, लेकिन वातावरण उसका अच्छा मिला तो वो क्या होता है, थानेदार भी बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बालक के विकास पर दो चीजें अंतःक्रिया करती है, दोनों चीजों का प्रभाव रहता है, एक तो वंशाक्रम का प्रभाव रहता है और एक होता है वातावरण का प्रभाव। दो जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी, तो अब उनका वंशाक्रम तो क्या हुआ, एक ही हुआ, लेकिन वातावरण यदि इनको दोनों को अलग अलग दिया जाए तो क्या होता है, ये कुछ अलग बन सकता है और ये कुछ अलग बन सकता है। तो दोनों जुड़वा बच्चों में भी वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है, एक लड़का और लड़की हो दोनों, तो उसमें भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि वंशाक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, वंशाक्रम और वातावरण आपस में क्रियाएं करते हैं और उसी के बाद में उसका विकास किस दिशा में जाएगा वो इस चीज को प्रभावित करता है। समझ में तो आ रहा है कुछ? अब देखो एक लास्ट में और बता दूं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये कोई मोशन नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये आपस में इसी से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये है कि कोई चाहे कोई से भी बच्चे हो, उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है, उसकी सोच में, उनके विचारों में, उनके शरीर में, उनका बोलचाल में, रहन सहन में, कुछ ना कुछ उसके पर्सनालिटी, उसके विकास को देखा जाए, विकास उसके डेवलपमेंट को देखा जाए तो कुछ ना कुछ उनमें अंतर होता है, चाहे वो बिल्कुल एक साथ पैदा हुए हो, जुड़वा हो, ए और बी हो, बिल्कुल दोनों जुड़वा बच्चे, या एक भाई एक बहन है, आर और एस दोनों भाई बहन है,
लेकिन ये दो अलग अलग व्यक्ति है तो उनका विकास में कुछ ना कुछ फर्क होगा। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, कि यदि व्यक्ति अलग अलग है तो उनमें निश्चित तौर से उनके विकास में भिन्नता पाई जाएगी। यह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बोलते हैं। इस प्रकार हमने 9 सिद्धांत देखे, इसमें 2 सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। एक बार वापस बता दूं, एक का नाम था सेफलोकोडल और एक था प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल और सेफलोकोडल दो जो अंग्रेजी टर्म्स है वो पक्का याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि विकास का जो लंबवत या वर्तुलाकार जो सिद्धांत है वो काफी महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि इसका एक भाग जो आज आपने पढ़ा वो आपको याद नहीं रखना है, आपके समझ में आया होगा, और इसका दूसरा भाग जल्दी में लेके आऊँगा। जो आगे आगे बाकी बचे हुए 5, 6, 7 सिद्धांत हैं उनके बारे में भी एक ताज़ा वीडियो आपके सामने जल्दी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ में अपने इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बच्चों को, अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।